हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जीएसपी क्लासेस। तो बच्चों, ये हमारी फिजिक्स की रिकॉर्डेड क्लास है। कल मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, उसका कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं उस क्लास को नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो इसको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम को पढ़ चुके थे और कूलाम के नियम से संबंधित मैंने कुछ आपको आगे के प्रश्न करा दिए। ठीक है जी। उसमें मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी करवाए और थोड़े उच्च लेवल के भी करवाए। हालांकि क्वेश्चनों का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कठिन से कठिन बनते जाएंगे अब यहाँ से आगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एक कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कूलाम का नियम ही है, लेकिन आज जो देखें हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखेंगे। ठीक है जी। तो आप हेडिंग लगा लें, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या देखेंगे? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है जी। इस चीज को अपने को समझना है। अब इस चीज को ध्यान से समझोगे, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का क्या मतलब है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सदिश नाम की बीमारी क्या चीज है। ठीक है जी। देखिए, आप लोग जानते होंगे, जो राशियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, भौतिक राशियां। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं रिकेप कर देता हूँ 11th की क्लास को। जो राशि होती है, भौतिक राशि। ठीक है जी। क्या? भौतिक राशि आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की थी। ठीक है जी। लेकिन जनरली हम 2 राशियों की बात करते हैं। ठीक है। कितनी राशियों की बात करते हैं? 2 राशियों की। एक होती है आपकी अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ठीक है जी। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश। और जिस तीसरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी, जिस तीसरी की वो होती है टेंशन। टेंशन के बारे में अपने को कोई भी वार्तालाप नहीं करनी है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है जी। जनरली 2 प्रकार की राशियों के बारे में ही ज्यादातर वार्तालाप की जाती है हमारी फिजिक्स के अंदर। एक है आपकी अदिश राशि, एक है सदिश राशि। अदिश राशि क्या थी? ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक है जी। केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे, मैं इनके डीप में नहीं जाने वाला। अदिश राशि क्या थी? ऐसी राशि जिनमें केवल परिमाण हो, उन्हें बोलते थे अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती थी? ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो और प्लस दिशा हो। ठीक है जी। क्या हो? परिमाण हो और दिशा हो, ऐसी राशि को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। एक दूसरी कंडीशन और साथ में फुलफिल करनी होती है कि ये सदिश के योग नियम का पालन करें। ठीक है जी। तो सदिश के लिए आपको 2 बातें समझ में आनी चाहिए, परिमाण होगा, दिशा होगा। तो वही चीज समझिए यहाँ से। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देख रहे हैं, यानी कि अगर कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो क्या चीज कैसी हमें जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है। देखिए ध्यान से। देखिए, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं, कूलाम का नियम क्या था। 2 बिंदु आवेश होते थे, ये था Q1 और ये था Q2। ये 2 आवेश होते थे, इनके बीच की दूरी हम क्या मानते थे? R ले रखी थी। हमने बोला था ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा, फोर्स 2 ड्यू टू 1। इसके कारण इस पर एक बल लगेगा, इसी प्रकार ये वाला इसके ऊपर एक बल लगाएगा, फोर्स 1 ड्यू टू 2। तो ये जो ये फोर्स आया है, इसका जो मान था F बराबर कितना था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो था। अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो ये केवल और केवल परिमाण था। क्या था? परिमाण था। मैंने आपको बताया था, केवल केवल क्या बता रहा है? ये परिमाण बता रहा है, कितने न्यूटन का बल लग रहा है। अब क्या देखेंगे? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी चर्चा हम इस एक्सप्रेशन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए उस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखोगे भैया, अब आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप टॉपिक को समझोगे। 2 बिंदु आवेश लेता हूं। एक मैंने ये ले लिया, पहला बिंदु आवेश Q1। ठीक है जी। इसको मैं प्लस आवेश बोल रहा हूं अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए, ताकि कि मेरा एक्सप्रेशन सरल से सरल तरीके से हल हो जाए। ठीक है जी। इसको मैंने Q1 ले लिया, एक आवेश और ले लेता हूं Q2। ठीक है जी। एक आवेश Q2। 2 बिंदु आवेश ले लिया और दोनों को मैंने कैसा ले लिया? धन आवेश ले लिया है। अगर आप ऋण आवेश भी लोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, तो भी आपका काम हो जाएगा। धन और ऋण लोगे तब भी कोई आपत्ति नहीं, तब भी आपका एक्सप्रेशन सही आएगा। ठीक है जी। तो ये क्या आवेश ले लिए? 2 बिंदु आवेश ले लिया, और जो दोनों कैसे? धन आवेश है। एक पर आवेश है Q1, एक पर आवेश है Q2। इन दोनों आवेशों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी जो है, यहां से, उसको मैं बोल रहा हूं R। यहां से यहां तक की दूरी कितनी? R। अब ध्यान से देखना बच्चों इस चीज को। ये वाला आवेश है Q1,
ये वाला है Q2, दोनों एक ही जाति के प्लस प्लस, ये वाला आवेश इसको दूर हटाएगा, ये बोलेगा कि भाई तू दूर हट जा, इधर से इधर हटाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसके ऊपर लग रहा है ये बल, 2 के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, एक लगा रहा है, ठीक है, तो फोर्स 2 ड्यू टू 1, ठीक है, डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में ले रखा, अगर मैं इनको ईस्ट वेस्ट के तरीके करूं तो जरा देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आप इसको छोड़िए, अभी आपके लिए नॉर्मल डायरेक्शन लीजिए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में, ओके, अच्छा कोई बात नहीं। अब जरा मैं इस नजरिए से देखूं, इधर से देखूं, तो ये आवेश इस पर एक बल लगा रहा होगा, ये आवेश Q2 क्या करेगा, इस आवेश Q1 को दूर हटाने का प्रयास करेगा, ये बोलेगा कि भाई हम भी तुमको दूर हटाएंगे, तो इधर की ओर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है जी, कैसे फोर्स लग रहा होगा, इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये आवेश क्या करेगा, इसको दूर हटाने की कोशिश करेगा, किस आवेश पर लग रहा है सर, 1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, तो फोर्स 1 ड्यू टू 2, क्या पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूं साइड में, इसको पढ़ते हैं फोर्स, फोर्स 1 ड्यू टू 2, इसको क्या पढ़ते हैं, फोर्स, फोर्स 2 ड्यू टू 1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इन बलों को तो हमने दिशा को बता दिया, अब ध्यान से समझना, ठीक है जी, अब मैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की बात करता हूं, थोड़ा अलग अलग व्यू से देखूंगा, अलग अलग जगह से जाकर के देखूंगा, अगर मान लो कि मैं इसके लिए दूरी देखूं, ठीक है, यहां से देखिए ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है, इसी ने तो लगाया इस पर, तो मैं अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखूं तो सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, अंतिम माइनस के प्रारंभ, इन दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है, तो अंतिम माइनस के प्रारंभिक, तो इधर से अगर दूरी देखूंगा तो क्या बोलूंगा, अंतिम कितनी R2 और ये कितनी है R2 माइनस के R1, ठीक है, ये दूरी कितनी है R2 माइनस के R1, अगर आपको इस चीज को देखने में जरा दिक्कत आ रही है तो देखो ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है जी, इसको आप अपना केंद्र मान लीजिए, मूल बिंदु, ये आवेश की ये दूरी हो गई R2, इसको मैं बोल देता हूं R1, ठीक है जी, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाए R2 माइनस के R1, मैं आपको सलाह दूंगा आप इस चीज को हटा दें, ठीक है, थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन आराम से समझिए, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है जी, जहां आपको कठिनाई ना हो तो समझ लेना कि आपके सीखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ी सी तो कठिनाई उठानी पड़ेगी, तो देखिए कैसे दूरी निकाला, अंतिम, अंतिम कितने R2 माइनस के R, तो ये इधर से अगर मैं दूरी देखूंगा तो अंतिम माइनस के प्रारंभिक, ठीक है जी, अंतिम माइनस के प्रारंभ, मान लीजिए मैं इस आवेश के ऊपर बैठे हूँ, यहां से देख रहा हूं, तो मेरे लिए अंतिम दूरी तो ये हो गई, और प्रारंभिक कौन सी हो गई, ये हो गई, तो R2 माइनस के R1 ये दूरी आ जाएगी। अच्छा अब मैं इधर की दिशा से इस दूरी को देखूंगा, तो अब मैं इस आवेश के ऊपर बैठ जाता हूँ, इस आवेश के ऊपर बैठ जाता हूँ, ये मैं इस आवेश के ऊपर बैठ गया, अब इस आवेश के ऊपर बैठ गया हूं तो मैं अगर उस दूरी को देखूं तो ये क्या हो जाएगी मेरे लिए, अंतिम दूरी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी मेरे लिए प्रारंभ, तो R1 माइनस के R2, अगर मैं इस दिशा से अगर इस दूरी को देखूंगा तो क्या ये दूरी क्या आएगी, R1 माइनस के R2, ये दूरी क्या आएगी R1 माइनस के R2, ठीक है जी, ये दूरी क्या रहेगी, अगर इधर से देखूंगा तो क्या आएगी ये R1 माइनस के R2, और इधर से देखूंगा तो R2 माइनस के R1, ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देता हूं पूरे डायग्राम को, क्योंकि सारा खेल इस डायग्राम के अंदर ही है, याद करने को तो 1 सेकंड में याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से याद करा दूंगा, ठीक है, देखिए वापस से समझ लो, दो आवेश लिए थे, ये Q1 आवेश था, धन आवेश लिया था हमने इसको, ये Q1, ये दूसरा आवेश था Q2, ये भी कैसा लिया था, दोनों आवेश लिए थे धन आवेश, ये वाला आवेश, अच्छा इनके बीच की दूरी क्या ली थी आपने R, ठीक है जी, ये वाला आवेश इस पर फोर्स लगा रहा था, फोर्स 2 ड्यू टू 1, इसी प्रकार ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा था, तो कितना लगा रहा था, फोर्स, फोर्स 1 ड्यू टू 2, मैंने बोला अगर मैं इधर से दूरी देखूंगा तो मेरे लिए अंतिम बिंदु ये है, ठीक है, यहां पर मैं बैठ जाता हूं, तो अंतिम बिंदु वो है, तो R2 माइनस के R1, तो इधर से दूरी देखूंगा तो ये दूरी कितनी हो जाए R2 माइनस के R1, सही है जी, वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहा हूं, अगर मैं इसी दूरी को इधर के नजरिए से देखूंगा, यहां बैठ करके देखूंगा, ठीक है, मैं ये बैठ गया हूं, यहां बैठ करके देखो तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, प्रारंभ अंतिम ये हो गया और इसके लिए प्रारंभिक ये हो गया, तो R1 माइनस के R2, ठीक है जी, क्या हो जाएगी R1 माइनस के R2, इधर से जब मैंने देखा इस चीज को, ठीक है, अच्छा ये चीज मेरे को पता है, ध्यान से देखोगे, ये चीज R जो है
बराबर R1 माइनस के R2 बराबर है R2 माइनस के R1। ये तो बराबर होगा, ठीक है। ये दूरी क्या है इन दोनों तीनों के, इन दोनों आवेशों के बीच की क्या है, हर जगह समान है। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R, और R2 माइनस के R1 हर जगह समान है। अब ध्यान से समझना, आवेश आवेश Q1 द्वारा Q2 पर Q2 पर Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है। ध्यान से देखोगे मैं क्या बोल रहा हूं, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या है, फोर्स टू वन, ठीक है जी, फोर्स टू Q2 1, यही तो है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, तो के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, डन है जी। चलिए, अच्छा इसके लिए मेरे को कुछ वेक्टर भी तो लेना पड़ेगा। अब ध्यान से समझ, ये केवल परिमाण है भाई, ये क्या परिमाण है। अब इसके लिए दिशा भी तो होनी चाहिए, कि आप लोगों ने पढ़ा है परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो दिशा के लिए मैं ले रहा हूं आर कैप, ठीक है जी, ये क्या है आर कैप। अब ध्यान से देखना, F21 कितना हो जाए, F21 बराबर के Q1 Q2 अपन दूरी कितनी, यहां से देखो इस वाली दिशा से, तो R2 माइनस के R1 लिखो, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये दूरी हो गई। अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखूंगा इसको R21, ठीक है जी, क्या लिख दूंगा R21, ठीक है जी। चलो, तो इसको क्या लिखूंगा F21, ध्यान से देखें, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के R1 का स्क्वायर। जिस बच्चे को ना पता हो ए कैप कितना होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को, 11th में पढ़ा होगा एकांक वेक्टर बराबर, ठीक है जी, क्या पढ़ा होगा एकांक वेक्टर बराबर। अगर इसी प्रकार आर कैप में निकालूंगा तो आर वेक्टर अपॉन क्या होगा, आर का मॉडुलस हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं कहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। तो इस चीज को मैं इधर कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, इस चीज को मैं इधर कैसे लिखूंगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस के R1 कैप, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई दूरी तो यही है ना। तो इसको क्या लिख दूंगा, R2 माइनस के R1 का वेक्टर अपॉन में इन दोनों का क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, क्या आ जाएगा मॉडुलस, ठीक है जी। अच्छा इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, फोर्स टू वन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और वन, तो Q हो जाएगा R2 माइनस के R1 का Q, और ये क्या आ जाएगा R2 माइनस के R1 वेक्टर। इसको जरा संभाल के रखें, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, यहां से मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रूव करके देने वाला हूं, ठीक है, लगभग 2 चीजें प्रूव करूंगा। ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो भाई, ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, इसी को बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, क्या बोलते हैं, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब ध्यान से देखोगे, चलो यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ये तो मैंने निकाल लिया 2 1। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आप देखो इसके तो कारण इस देखिए क्या देखा, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। अब मैं देखूंगा कि Q2 के द्वारा Q1 पर कितना लग रहा है, ठीक है। तो आवेश 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 Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है जी, क्या देखो आवेश Q2 द्वारा, तो Q2 का है ये रहा, Q2 इसके ऊपर क्या लगा रहा है, Q1 बल लगा रहा है। तो यानी कि फोर्स ये कौन सा आ जाएगा F12, मेरे को क्या निकालना है, फोर्स 12 निकालना है। तो फोर्स 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, अच्छा इधर से अगर मैं दूरी को देखूं तो मेरे को ये वाली दूरी देखने को मिलेगी, तो R1 माइनस के R2 का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता था, के Q1 Q2 अपॉन आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है जी। अब देखिए डायरेक्शन ये है, तो इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर लूंगा, तो R1 माइनस के R2 का कैप। ये जो बात पहले मैंने इतनी लिखी थी, अब मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, बस इतना फर्क है। अच्छा फोर्स 12 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिख दूंगा R1 माइनस के R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए देखिए अभी भी आपको ये बताया, ठीक है, आर के बराबर कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडुलस, ठीक है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख दूंगा, R1 माइनस के R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस के R2, ठीक है जी। ये गुणा हो जाएंगे, क्योंकि गुणा में तो घातें कितनी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो फोर्स 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q R1 माइनस के R2
कि मॉड का क्यू, और ये कितना हो गया R1 माइनस के R2। डन है, यहां तक तो आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो इसके द्वारा ये क्या लगने वाला बल है। अब जैसा कि मैंने जब मैंने आपको कूलम्ब के नियम को पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, क्या ये जो नियम है क्या न्यूटन के नियम जैसा नहीं लग रहा है, न्यूटन के तृतीय लॉ जैसा? क्योंकि जितना बल ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही बल ये लगा रहा है, और दोनों की दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है। ये ऐसा ही तो न्यूटन का तृतीय लॉ था, क्या कहता है कि यदि आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो भी उतने ही परिमाण में बल लगाता है, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत। समझिए, मान लीजिए कि ये गेंद है, न्यूटन का तृतीय लॉ क्या कहता है, समझिए बात को। ये गेंद है, आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है जी। ये गेंद मूव नहीं कर रही है, समझ लीजिए फिक्स फिक्स गेंद है, ठीक है। आपने इसको फिक्स कर दिया, यहां से हिल नहीं सकती, किसी भी हालत में यहां से हिल नहीं सकती। आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये गेंद आपके ऊपर कितने न्यूटन का बल लगाएगी, 5 न्यूटन का ही बल लगाएगी। तो कुछ कुछ ऐसा ही तो देखने को मिला है कि जितने परिमाण का बल इस पे लग रहा है उतने परिमाण का ये लगा रहा है, लेकिन दिशा में उल्टा। तो यही चीज तो मैंने बोला था कि जितना बल ये दोनों बल क्या रहते थे, परिमाण में बराबर रहते थे, लेकिन दिशा में कैसे एक दूसरे के उल्टे, दिशा में कैसे एक दूसरे के उल्टे। ये बात मैंने आपको बताई थी कि न्यूटन के तृतीय नियम जैसा कुछ कुछ लग रहा है। अब जरा इसी बात से मैं न्यूटन के तृतीय लॉ को सिद्ध करने की कोशिश भी करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये समीकरण 2 है। अब ध्यान देंगे तो देखो, फोर्स फोर्स 1 2, फोर्स 1 2, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दो। ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा R1 माइनस के R2, R1 माइनस के R2 का Q, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि ये आपस में तीनों बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं R2 माइनस के R1, क्या फर्क पड़ रहा है, बात तो बराबर है। अच्छा, इस वाली बात में से मैं एक काम करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूं। ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन कर लूंगा, ध्यान दोगे, माइनस कॉमन कर लूंगा तो ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस के R1, सही है जी। और माइनस को मैंने लगा दिया प्रभु यहाँ, माइनस का लगा दिया, यहां पर लगा दिया। तो अब ध्यान दोगे क्या हो जाएगा, तो F12, ध्यान दोगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू को जरा ध्यान से देखें आप, पूरी की पूरी वैल्यू पर ध्यान दें। क्या ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसके जैसी नहीं है, जरा ध्यान दो। के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के R1 का मॉड का क्यू, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के R1 मॉड का क्यू। इधर क्या R2 माइनस के R1, यानी बात सही है, ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में यही है। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, F21 रख दूंगा, तो माइनस के F21, ठीक है जी। क्या इस चीज को आप देख पा रहे हैं कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस केवल ये बता रहा है कि दिशा को बता रहा है, ठीक है जी। किसको बता रहा है माइनस, केवल और केवल दिशा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे कैसे लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं, लेकिन इनके परिमाण दोनों के क्या बराबर आ रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि परिमाण क्या रहता है, दोनों का बराबर रहता है। तो फोर्स 1 2 प्लस फोर्स 2 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारा न्यूटन का तृतीय लॉ भी है, ठीक है जी। इससे क्या हो गया, हमारे न्यूटन का तृतीय लॉ भी सिद्ध हो गया। कभी कभी हमसे क्वेश्चन कर लेता है कि आप कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से न्यूटन के तृतीय लॉ को कैसे समझाएंगे, तो आप कुछ इस प्रकार से इस चीज को समझा सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं इस डेरिवेशन के अंदर आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी, बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें याद करने के लिए, थोड़ा सा इसको सरलता मिल जाए। देखो, अगर आपको फोर्स 2 1 निकालना है तो Q1 Q2 कुछ नहीं करना। देखो, मैं आपको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, अभी इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। इससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो मैं जल्दी आपको कराऊंगा। चलिए, चलिए अब मैं आपको याद करने के लिए इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को याद रख पाओगे, ठीक है। चलिए, देखिए आपने कुछ नहीं किया, दो आवेश लिए थे Q1 Q2, ये Q1 Q2, इसके ऊपर फोर्स 2 1 लग रहा था, इसके ऊपर फोर्स 1 2 लग रहा था, इनके बीच की दूरी R थी, कोई दिक्कत नहीं। इधर से देखोगे तो मैं लिखूंगा इसको R1 माइनस के R2, ठीक है जी, फाइनल माइनस इनिशियल। इधर से देखूंगा तो क्या लिखूंगा R2 माइनस के R1, ठीक है जी।
क्या लिख दूंगा R2 माइनस के R1। अगर मान लो कि आपको फोर्स 2 1 निकालनी है, फोर्स 2 1, तो कुछ नहीं करना, के 2 पहले तो Q2 1 बाद में तो Q1 अपॉन R2 माइनस के R1। ठीक है जी, क्या है देखिए 2 पहले 1 बाद में, इनका स्क्वायर, फिर इनका क्या है R2 माइनस के R1 का कैप। सॉल्व करोगे तो के Q2 Q1 अपॉन R2 माइनस के R1 के मॉड का स्क्वायर। इसको क्या लिख दोगे R2 माइनस के R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस के R1। ठीक है, इनको गुणा कर दोगे तो के Q1 Q2 अपॉन इनको R2 माइनस के R1 का मॉड का Q, R2 माइनस के R1। देखो पहली इक्वेशन तो आ गई, ये हमने पहली इक्वेशन निकाली थी। इसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन को भी निकालोगे, जैसे कि मान लो ये 2 1 निकाला है तो 1 2 निकालने का, फोर्स 1 2। ध्यान से देखो फोर्स 1 2 को क्या करेंगे, के 1 पहले तो Q1 Q2 इधर रखेंगे तो R1 माइनस के R2 का मॉड का स्क्वायर, इधर R1 माइनस के R2 का कैप। अच्छा, फोर्स 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन इसको क्या लिख दें R1 माइनस के R2 का स्क्वायर, इसको R1 माइनस के R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस के R2 का मॉड। इनको गुणा करेंगे तो फोर्स 1 2 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के R2 का मॉड का Q, R1 माइनस के R2। डन है जी, इतना तो कर लोगे बड़े आराम से। अच्छा, आगे ये चीज आपको पता है कि देखो अभी अभी देखा था R1 माइनस के R2, क्योंकि ये दूरी क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। R1 बराबर कितना है, R2 माइनस के R1। डन है जी। चलो तो यहाँ के ना आया फोर्स 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन इसको क्या लिख दोगे R2 माइनस के R1 का मॉड का Q, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेता हूँ, इधर लगा देता हूँ तो R2 माइनस के R1। अगर मैं देखूंगा ये सारी की सारी वैल्यू कुछ और नहीं, ये वाली वैल्यू आ गई है, तो इसको क्या लिख दूंगा फोर्स 1 2 इज इक्वल टू फोर्स 2 1 माइनस। ठीक है जी, इसको इधर लाओगे तो फोर्स 1 2 प्लस के फोर्स 2 1 इज इक्वल टू 0। डन है जी, जो अभी आपको सिखाया था पूरा का पूरा वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक देखते हैं, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है जी, हेडिंग लगा लें, आवेशों के आवेशों के आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, रोपण का सिद्धांत, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इस चीज को समझना है। ठीक है जी, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत में अपने को क्या पढ़ना है कि किसी आवेश द्वारा कैसे कैसे बल लगाए जाते हैं, इस चीज के बारे में देखने, या किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा कैसे बल लगता है, इस चीज के बारे में अपने को चर्चा करनी है। ठीक है जी, चलो समझो आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए समझिए कि अगर मान लो अभी तक तो हम दो आवेशों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, दो आवेश दे रखे हो, दो बिंदु आवेश, इसी में तो कूलॉम का नियम पढ़ा था। मान लीजिए कि दो से ज्यादा आवेश आ जाए, मान लो ये Q1 आवेश है, बड़ा प्यारा सा छोटू सा आवेश है Q1, और भी मैं आवेश ले लेता हूं, मान लो कि एक आवेश ये रहा Q2, एक आवेश Q3, इनके जो धनात्मक ऋणात्मक ये कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कैसे हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक ये आवेश कैसे भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता, जैसा होगा अगर मान लो प्लस होगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे और माइनस है तो माइनस लेंगे। ऐसे आवेश ले लेते हैं Q4, एक आवेश ये ले लिया Q4 और एक आवेश मैंने ले लिया Q5। ठीक है जी, एक आवेश ले लिया Q6, ऐसे मैं ढेर सारे आवेश ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि एक आवेश ले लिया Q1, ठीक है, एक आवेश ले लिया मैंने Q1, इस प्रकार से मैंने ढेर सारे आवेश आपके सामने ले लिए। अब ध्यान से देखना, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। भाई देखो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, या कुछ प्लस के होंगे कुछ माइनस के होंगे। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, ये वाले आवेश अभी के लिए मान लो कि सारे के सारे धन आवेश है, सारे के सारे क्या है, धन आवेश, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा होगा। ठीक है जी, ये इसके ऊपर क्या बल लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, और मान लो कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, मैं उसको R4 दे देता हूँ। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R4। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R5। नाम तेरा मत,
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी r3, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी r2, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी r6, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी rm। ठीक है जी, इस प्रकार से आवेशों के बीच की दूरी। अब ध्यान से देखना, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, मैं उस बल को नाम दे रहा हूं सबको r4। ठीक है, ये जो इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, इसी प्रकार ये इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। ठीक है जी, यानी कि किसी जब आवेशों का एक निकाय हो, यानी ढेर सारे आवेश दे रखे हो, जब आवेशों का एक निकाय हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल समस्त आवेशों को द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस चीज को समझोगे क्या कहना हुआ इसको। ठीक है, ध्यान से देखोगे, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जब जब आवेशों का एक निकाय दिया हो, आवेशों का एक निकाय निकाय हो तो किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है, सदिश योग होता है होता है। सीधी सी बात है, समझिए इस बात को। ये सारे आवेश जो है अलग अलग बल लगा रहे हैं इस आवेश के ऊपर। आपको क्या करना है कि इसके कारण लगने वाला बल, 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 सबके अलग अलग बल निकालोगे और सबको जोड़ दोगे। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका इस आवेश पर लगने वाला बल होगा। ठीक है जी, अब देखिए मान ले रहा हूं कि इसके कारण जो बल लग रहा है वो r4 है, इसके कारण जो बल लग रहा है वो r5 है, इसके कारण जो बल लग रहा है r3, इसके कारण जो बल लगा r2, इसके कारण जो बल लगा r6, इसके कारण जो बल लग रहा है fn है। ठीक है जी, क्या इसके द्वारा जो बल लग रहा है उसको मैं बोलूंगा F4। ठीक है, F पे बल को दर्शा दे तो टोटल बल कितना हो जाएगा, F कुल कितना हो जाएगा, तो F कुल बराबर, ध्यान से देखना, इसके कारण लगने वाला बल सबसे पहले 2 देखो, इसके कारण तो F2। ठीक है जी, इसके कारण लगने वाला बल तो F3। ठीक है, इसके कारण लगने वाला बल तो इसी प्रकार से F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस डॉट 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 डॉट, और जितने भी आवेश आपको दे रखे हैं सब आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। बस सीधी सी बात ही है। ठीक है जी, क्या है, जब आवेशों का एक निकाय दिया हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। अब देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, अभी तक तो नहीं पूछा गया और ना पूछने के चांसेस हैं। अगर इससे कुछ पूछेगा ही तो वो सीधा का सीधा क्वेश्चन बना करके देगा, यानी न्यूमेरिकल देगा। किस प्रकार का न्यूमेरिकल वो देगा समझिए, मान लीजिए 4 आवेश दे दिया और एक वर्ग के कोने पर रखे हैं। ठीक है जी, ये 4 आवेश वर्ग के कोने पर रखे हुए, बोल देगा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। या कह देगा कि वर्ग के केंद्र पर लगने वाला बल ज्ञात करो, यानी कुछ कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन बना देगा, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में यूज यही होगा। ठीक है जी, इससे ये जो डेरिवेशन देख रहे हो ये डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे होगा वो हम इवनिंग की क्लास में देखेंगे, फिलहाल तो हमें इस टॉपिक को समझना। ठीक है, तो ये क्या रह गया, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब जरा इसका सदिश स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, अध्यारोपण का सदिश स्वरूप क्या कहते हैं, इसको नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आवेशों के अध्यारोपण का सदिश स्वरूप का सदिश सदिश स्वरूप। ठीक है, आवेशों के अध्यारोपण का सदिश स्वरूप समझना। ठीक है जी, क्या कहता है आपके सदिश स्वरूप को समझना है। ठीक है जी, चलो भाई देखिए, जैसे अभी मैंने आवेश लिए थे सेम उसी प्रकार से लूंगा। मान रहा हूं कुछ आवेश ले रहा हूं, ये मैंने Q1 ले लिया, एक आवेश Q2 ले लिया, एक आवेश Q3 ले लिया, एक आवेश Q4 ले लिया, एक आवेश Q5 ले लिया, एक आवेश Q6 ले लिया
और एक और आवेश ले ले रहा हूं, हालांकि ऐसे बहुत सारे आवेश होंगे बट मैं उसको नाम दे रहा हूं क्यू एन आवेश है, ठीक है। अच्छा, दूरी के लिए मैं अपनी सरलता के लिए, थोड़ा सा सरलता के लिए दूरियों को कुछ ऐसे नाम दूंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। इस दूरी को मैं नाम दूंगा, देखो 1 और 5 आवेश के बीच की दूरी, इसके ऊपर निकाल रहा हूं बल, इस वाले आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आवेशों को और कम कर देता हूँ। चलो, इस वाले को देखो 1 और 5 के बीच में लग रहा है तो 1 5 नाम दूंगा, इस दूरी को क्या नाम दूंगा, 1 5। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या नाम दूंगा, 1 और 3 के बीच लग रहा है तो 1 3। सही है। इन दोनों आवेशों के बीच में दूरी है तो इसको नाम दूंगा R14, ठीक है। इन दोनों आवेशों R1 और R2 है तो इसको नाम दूंगा R12, ठीक है। इनको नाम दूंगा R1n। अब दूरियों का नाम कैसे दिया ये आपको समझ में आ गया हो। अब ध्यान से समझना कि मैं सारे के सारे आवेशों को धनावेश मान लेता हूं अपनी सरलता के लिए। ध्यान से देखोगे ये वाला आवेश जो है Q5, इसके ऊपर एक बल लगा रहा होगा, इसको दूर हटाने की कोशिश करेगा, ये वाला इसके दिशा में बल लगाएगा R12, ये फोर्स लग गया, इसका फोर्स कितना R15, कितना है 15। अच्छा, इसी प्रकार ये Q2 इस पर बल लगा रहा होगा इधर, ठीक है जी। कितना फोर्स लग गया, 1 पे लग रहा है 2 के, तो फोर्स 1 2, सही है। इसी प्रकार Q3 इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्स 1 3। इसी प्रकार Q4 इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये लगेगा, देखो ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखो ये धनावेश ये भी धनावेश, तो इसको दूर हटाने की कोशिश करेगा, इधर फोर्स लगाए तो ये कितना लग जाएगा F14, कितना लग जाएगा जी F14, ठीक है जी। अब कौन सा बचा है, ये QN वाला बचा, तो ये वाला देखिए पॉजिटिव है तो ये इसको नीचे भगाने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से ये फोर्स लगाएगा तो 1N। इस प्रकार से ये मैंने बलों को आपको दर्शा दिया। आप थोड़े से कम आवेश लेंगे तो इससे डायग्राम नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखना, आवेश आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो Q2 के द्वारा तो F12, तो कितना आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अभी अभी आपको बताया, देखो 2 वाला आवेश का ये रहा, तो ये फोर्स लग रही है तो इनके बीच की दूरी कितनी है R12, Q1 Q2 ये ले लिया, K Q1 Q2 अपॉन R12। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर लोगे, सदिश में क्या होते हैं, दिशा लेते हैं, तो 12 का कैप, इसको सॉल्व करें तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे R12 अपॉन R12 का मॉड, ठीक है। इसको मॉड में रख लेना कि इससे आपको पता चलेगा कि ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, सही है जी। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो F12 कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा Q R12 का Q, और ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब इतना इतना कैलकुलेशन नहीं करने वाला मैं, केवल इसी सीधे एक्सप्रेशन को मैं पकड़ूंगा। अब ध्यान से देखना, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल देख लिया हमने। अब देखो आवेश आवेश Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है जी। किसके द्वारा, Q3, इसके द्वारा Q1 पर, तो कितना है फोर्स 1 3 है, फोर्स 1 3, मैंने बोला सीधा इस एक्सप्रेशन में, तो K Q1 Q3, ठीक है जी। Q1 Q3 के बीच में लग रहा है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है R13, तो R13 का Q, सही है, इसी के एक्सप्रेशन के साथ, और ये कितना आया R13, ठीक है जी। ऐसे में अगला एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में अपना इधर लिख लूंगा। अच्छा, आवेश आवेश Q4 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है जी। Q4 द्वारा Q1 पर कितना बल लग गया, इस चीज को देखना, तो कितना आया फोर्स 1 4, ठीक है जी। देखो 1 3 या 1 फोर्स हो गया, तो कितना है K Q1 Q4 अपॉन R14 का Q, और यहाँ कितना आया R14 का वेक्टर, डन है जी। इस प्रकार से ये प्रोसेस अगर न चलती रहेगी आगे तक, ये क्या खत्म होगी। अब मैं लास्ट आवेश के कारण देख ले रहा हूँ, ठीक है, आवेश QN द्वारा, ऐसे तो ये चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी भाई। देखो अभी 4 के कारण निकाला, फिर 5 के कारण निकालो, 6 के कारण, 7 के, ऐसे चलता रहेगा। तो सीधा मैं लास्ट वाले टर्म को पकड़ लेता हूँ, अंतिम टर्म को पकड़ लेता हूँ, अंतिम वाला क्या कह रहा है, ठीक है। तो आवेश 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 Qn द्वारा Q1 पर लगने वाला बल,
लगने वाला बल, ठीक है जी। क्यू एन द्वारा लगने वाला बल कितना आया, तो F1N, ठीक है। वन पर लग रहा है, देखिए ये रहा F1N, तो कितना हो जाएगा के Q1 QN अपॉन में R1N का मॉड का Q और R1N, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ठीक है जी। देखो पहले क्या किया, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार आवेश Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q4 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ऐसे हम चलते जाएंगे Q5 Q6, इसलिए मैंने लास्ट का निकाल दिया। अच्छा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि आप सारे के सारे बलों को जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, ठीक है जी। तब देखिए, तब Q1 पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, कुल बल, ठीक है। आवेश Q1 द्वारा लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आवेश Q1 पर लगने वाला कुल बल, तो इन सब के कारण तो कितना आया, एफ नेट, एफ नेट कितना हो जाएगा, F12 F13 F14 F15, ऐसे ये चलता रहेगा F1N तक, ठीक है जी। ये आपका आ गया एक्सप्रेस। अब मैं उठा उठा करके वैल्यू इसके अंदर रखना स्टार्ट करूंगा, तो देखिए ध्यान से, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर, इसको हमें इधर लिख रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले 1 2 की वैल्यू देखिए, ये रखी है, तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड का Q और R12 वेक्टर, सही है। अच्छा देखिए, ये रखी है मैंने वैल्यू 1 2 की गिवन, अब रखूंगा 1 3 की, तो 1 3 की कहा है, ये रही, ये वैल्यू उठा करके वहां रखूंगा, तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q3 अपॉन R13 का Q, R13 का वेक्टर, ठीक है जी। अब किसकी वैल्यू रखूंगा, ऐसी 1 4 की रख दूंगा, 1 4 की ये निकाल रखे मैंने, तो कितनी हो जाएगी, के Q1 Q4 अपॉन में R14 के वेक्टर का Q और R14 वेक्टर, सही है। अच्छा, इस प्रकार ये चलता रहेगा, तो मैं अंतिम टर्म के लिख देता हूं Fn, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है जी। प्लस अंतिम वाला टर्म कितना है, ये रहा, तो इसको रखा तो कितना हो जाएगा, के Q1 QN अपॉन R1N के वेक्टर का Q अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई 1N का वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में ध्यान से जो जो चीज कॉमन है उनको निकालूंगा मैं बाहर। एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट, अच्छा देखो, केस में है, केस में सारे के सारे टर्म में आप देखोगे तो के दे रखा है, इसी प्रकार Q1 सब में दे रखा है, तो मैं के Q1 को बाहर निकाल लेता हूं, तो के Q1 अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचा, Q2 अपॉन R12 का Q, ठीक है जी, R12 वेक्टर, प्लस यहां कितना बचा, Q3 बचा, Q3 अपॉन R13 का मॉड का Q और R13 वेक्टर, इसी प्रकार इधर देखो तो Q4 अपॉन R14 का Q, ठीक है जी, R14। अब अंतिम टर्म को इसको लिख देता हूं, ऐसे चलता रहेगा, अंतिम कितना है, QN अपॉन R1N का Q, R1N, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये आपका नेट लगने वाला कुल बल है, ठीक है। आपको केवल प्रोसेस में ध्यान देना है कि हो क्या रहा है, आपको इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है कि हाँ कैसे कैसे हम बल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आपको मैं अभी भी कह रहा हूं, याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, बस आप प्रोसेसों को समझिए, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली एकदम क्लियर हो चुके होंगे, इनके ऊपर कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, फिलहाल के लिए आपको केवल समझना है, ठीक है बच्चों। चलिए, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर जैसा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, के Q1, ठीक है जी, समेशन QI अपॉन R1I का Q, I बराबर 1 to N, सॉरी 2, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली फॉर्म में, ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बट मैं कहूंगा आप इसी को याद रखें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अभी इसको इधर ही विराम देते हैं, और आज जो न्यूमेरिकल होने वाले इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित
उन न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी 7 नंबर में दे देता है, कभी 6 नंबर में दे देता है। ठीक है, फुल मार्क्स में आपको क्वेश्चन यहाँ से बना करके दे देता है। उन क्वेश्चनों को आपको हल करना सीखना है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।